चलिए स्टूडेंट्स, अब उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जो कि पिछले वीडियो में हमने शुरू की थी, यानी कि त्रिभुज की सर्वांग क्षमता को लेकर के। और उसी क्रम में हम लोग आज एनसीईआरटी का ये दूसरा एग्जाम्पल है। जितना हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल नंबर 1 तक पढ़ा था, और क्या पढ़ा था एक बार थोड़ा फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि चीजें हमें याद रहेंगी। कि जैसे हमने आपको जो बताई थी मेन चीजें, कि अगर मेरे पास में भी इस एग्जाम्पल पे ध्यान ना दें तो मेरी बातों पे ध्यान दें। अगर ये ट्राइंगल मेरे पास में ए बी सी है, फटाफट समअप करते हैं जो पहले हमने पढ़ा है। और ये कोई त्रिभुज मेरे पास में बेटा पी क्यू आर है, ये बात हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की है, और अगर नहीं देखी है तो उसको देखना बहुत ही आवश्यक है। वो तो ये है कि आपको थोड़ी याददाश्त आपकी ताजा करने के लिए बात कर रहा हूं। और अगर ये मान लिया जाए कि ट्राइंगल ए बी सी वो सर्वांगसम रहे ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो हम ये कहते हैं अगर ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है, सर्वांगसमता क्या है, इस क्वेश्चन को लेकर के इस वीडियो में मत बैठना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से हम पहले वाली वीडियो में दे चुके हैं बेटा। तो अगर 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 ये दोनों सर्वांगसम है, तो ये जो एंगल ए है, एंगल ए है यानी कि जो कोण ए है, ये P के बराबर होगा। सीधी बात है, कोण A इज इक्वल टू कोण P होगा। चित्र में अगर देखा जाए तो ये कोण इसके बराबर होगा। कोण जो B है बेटा, ये वाला B जो है वो Q के बराबर होगा। कोण B शुड बी इक्वल टू कोण Q, सर्वांग क्षमता का नियम है। और ये जो C एंगल है ये आपका R के बराबर होगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो अगर मैं चित्र में दिखाऊं तो B जो रहेगा वो बराबर रहेगा Q के, और C जो रहेगा बेटा वो बराबर रहेगा आपके पास में R के। ये कहलाती थी आपके पास में संगत भुजाएं, संगत कोण, सॉरी संगत कोण है ना आपके पास, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। इसके साथ साथ इतना ही काफी नहीं होता, इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। कि जैसे ए के सामने की भुजा BC है, तो वो जो होगा वो, क्योंकि ए बराबर है पी के, तो ए के सामने की भुजा और पी के सामने की भुजा दोनों बराबर रहेंगी, यानी कि BC इज इक्वल रहेगा क्यू आर के। इसी तरीके से बी के सामने की भुजा बराबर रहेगी क्यू के सामने की भुजा के। सही है। तो इसका ट्रिक भी मैंने बताया था कि निशान लगा करके आप आसानी से देख सकते हैं कि यानी कि AC बराबर रहेगा बेटा, वो रहेगा P आपके पास में पी आर के। और एक और बची है, ये जो तीसरे वाली है वो इस तीसरे वाली के बराबर हो जाएगी। तो यानी कि C के सामने की भुजा R के सामने की भुजा के बराबर है, क्योंकि C और R में बराबर का संबंध है, तो उनके सामने की भुजाओं में भी बराबर का संबंध ही रहेगा। तो AB इज इक्वल रहेगा आपका पी क्यू के। तो इस चीज को हम कहते हैं संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। और हमने ये बात कही थी कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं CPCT। मतलब CPCT का मतलब समझाया था मैंने कि कॉरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, यानी कि हिंदी में बात करें तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये हमने बात पढ़ी थी कि सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम ठीक है, त्रिभुजों के ठीक है जो संगत भाग होते हैं, संगत भाग जो होते हैं, भाग संगत भाग का मतलब भाग कितने होते हैं इसमें, 6 तो चीजें होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमने बात कही थी, और अंग्रेजी में इसको कहते थे कॉरस्पोंडिंग, ठीक है नहीं आपके पास में क्या, कॉरस्पोंडिंग, ठीक है, पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट आपके पास में कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है ना, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक आपके पास में। तो यानी कि आपके पास में इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, CPCT। तो CPCT आप NCERT में लिखा दिखते हैं, तो इस CPCT का मतलब ये होता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग भी आपके पास में बराबर होंगे, यानी कि कॉरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल इज इक्वल, आर इक्वल, यहां पे एक सेंटेंस कंप्लीट करें, आर इक्वल अंग्रेजी की बात करें तो पूरी तो नहीं हो सकता कि उस पिछले वाली वीडियो का पूरा ही रिवीजन कर दिया जाए, तो लेकिन CPCT की बात हमने बता दी क्योंकि उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। चलिए अब बात करते हैं, जो एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, वो कह रहा है कि AB एक रेखाखंड है और L इसका लंब समद्विभाजक है। तो हमें सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा
तो सपोज कर लो कि हमारे पास ये ए बी जो है बेटा, ए बी हमारे पास कोई रेखाखंड है और एक रेखा का नाम है एल, तो एल एक इसका लंब समद्विभाजक है। अच्छा इस शब्द को समझिएगा बेटा, लंब समद्विभाजक का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जो इस लाइन पर लंब हो, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाए, और समद्विभाजक यानी कि दो बराबर बराबर भागों में भी इसको तोड़ दे। तो एक ऐसी लाइन हमने सपोज कर ली कि ये है ना, इस लाइन को मैंने एल कह दिया, ये लाइन हमारी क्या है, एल है, ऊपर लिख दो एल। ये एल लाइन है जो इस लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाती है और इसको दो हिस्सों में तोड़ती है, ठीक है। देखिए ये कह रहा है लंब समद्विभाजक है यदि एल पर स्थित पी बिंदु है, एल पर कोई बिंदु पी ले रहे हैं, चलो सपोज कर लो एल को हमने यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लिया, एल पर ये कोई पॉइंट हमने पी ले लिया, ठीक है, नहीं बिंदु पी है, तो दर्शाइए कि पी ए और बी से समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंट है, यानी कि समदूरस्थ का मतलब है कि इस पी बिंदु की इस ए से दूरी जो है, यानी कि ये वाली जो साइड है, ठीक है, आपके पास में कर्व बन गया, सीधी लाइन नहीं आई, ये ऐसे जो है, ठीक है। और इसकी जो बी से दूरी है बेटे, ये वाली दूरी, ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि हमें ये शो करना है, हमें शो करना है, क्या शो करना है कि जो पी ए है दैट इज इक्वल टू पी बी, है ना, तभी तो बात बनेगी भाई, समान दूरी तो तभी दिखा पाएंगे कि ये इसके बराबर है ना, ये हमें दिखाना पड़ेगा। ये चिन्ह लाइन लगाए अभी क्योंकि हमें इसका कंफर्म इसको प्रूव करना है, ना कि ये दिया है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको प्रूव करने के लिए सिंपल तरीका इस्तेमाल होगा। आप दोनों ट्रायंगल्स जो आपको दो त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज ये बना है, इन दोनों त्रिभुजों को बेटा आप क्या करोगे, सर्वांगसम दिखाओगे, सर्वांगसम के बाद सीपी सीटी लगा दोगे और बात बन जाएगी। सपोज कर लो ये वाला पॉइंट हमारा बीच का इसमें सी है, तो अब इन दोनों त्रिभुजों की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं हल कर रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या क्या चीजें बराबर है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो एक कंफर्म है कि जो AC है वो बराबर है BC के, बताओ है या नहीं है। AC जो है, ये वाली जो हिस्सा है ये वाला है, और ये जो BC है ये बराबर है, क्योंकि उसने कहा है कि लंब समद्विभाजक जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये देखेंगे, यहां पे लिखेंगे आपके पास में C, या फिर ये कह सकते हैं L AB का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक, ठीक है ना, आपके पास में है। तो ये कंडीशन लिख सकते हो आप, उसका कॉपी चेक करने वाले का मन भी शांत हो जाएगा कि ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया, क्या कारण है इसलिए लिख दिया। यानी कहने की बात यह बेटा कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड आपस में बराबर आ गई। अब अगर एक बात देखी जाए कि ये जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल, ये वाला कि कौन सा एंगल, PAC, एंगल PAC शुड बी इक्वल एंगल PCB, एंगल PCB, दोनों एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि ये लंब है। आप लिख सकते हैं क्योंकि जो L है ना वो लंब है किस पर, AB पर, इतना लिख देना सफिशिएंट है, इतना लिख देना, उसकी मन की जिज्ञासाओं को शांत करना, मतलब हो जाएंगी शांत, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसकी जिज्ञासा तुरंत शांत हो जाएगी कि हाँ वो समझ जाएगा, बच्चे को पता है इन चीजों के बारे में। अगर देखा जाए जो PC है, जो बीच की लाइन है, PC जो है वो बेटे PC के ही बराबर है, बिकॉज दोनों में ये कॉमन है, कॉमन को हिंदी में लिखते हैं उभयनिष्ठ, क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ हम लोग लिखते हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, जो पिछली वीडियो में एक कंडीशन हमने बताई थी कि ये तो साइड एंगल साइड वाला कॉन्सेप्ट बन गया। साइड एंगल साइड वाला कॉन्सेप्ट कैसे बनता था कि अगर दो ट्रायंगल हमारे पास में होते हैं और इसके अंदर ये वाली साइड बराबर हो जाए इसके, ये वाली साइड बराबर हो जाए इसके, और इनके अंतर्गत जो एंगल होता है ये वाला, ये बराबर हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाते थे। ये तो कंडीशन थी जो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया जो पढ़ा है, फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट पहली कसौटी जो पढ़ी है सर्वांग क्षमता सिद्ध करने की, वो यही तो पढ़ी है। और इस क्वेश्चन के अंदर में भी यही बात हो रही है, ये साइड इसके बराबर है, ये कॉमन है, और इनके बीच का जो अंतर्गत एंगल है वो बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं, बड़े आसानी से कह सकते हैं, बड़े डंके की चोट पे कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल PAC, ट्रायंगल PCA वो सर्वांगसम रहेगा किसके, ट्रायंगल, अब ये देखो
P वाला जो पॉइंट है, जो P कोण है, ये वाला कोण जो है वो तो P के ही बराबर होगा, किसके? P। और C जो कोण है वो C के ही बराबर होगा आपके पास में, है ना। लेकिन A जो कोण है, ये वाला जो कोण हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? B के कोण के बराबर हो जाएगा आपके पास में। तो सीधी बात है, ये आ जाएगा PCB, है ना आपके पास में। PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PCA पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन। अरे मतलब मजाक कर रहा हूँ, कोई ऐसी इससे संबंधित कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो मन में आया तो बोल दिया। लेकिन क्या है कि ये सर्वांगक्षम हो गए। अब ये सर्वांगक्षम हो गए, उसकी जिज्ञासा शांत करो कि ऐसे सर्वांगक्षम कैसे हो गए। वो कहेगा ऐसे ऐसे हवा में सर्वांगक्षम हो गए, हवा में नहीं हुए हैं भाई। उसको समझाओ कि ये जो है, हम इसको इसलिए लिखा है चूंकि हमें पता है, या ये लिख सकते हैं कि एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता से, सर्वांग समता, ठीक है ना आपके पास में से ये बात बनी है, ये बात बनी है, ऐसे नहीं बनी है। जब ये दोनों सर्वांगक्षम हो गए त्रिभुज, तो फिर तो बात ही खत्म होगी। सर्वांगक्षमता मतलब सारे अंग समान हो गए, तो सीधी बात है ये साइड इसके बराबर है, ये साइड आपस में बराबर है, ये कॉमन है, तो ये वाली साइड किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। हो नहीं जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। तो इसका मतलब जो PA है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा किसके? PB के, है ना। इसके बाद तुरंत आप कहोगे फिर शांत उसको करना पड़ेगा। कॉपी चेक करने वाले के मन में जिज्ञासा बहुत रहती है, वो सोचता है कि बच्चा ऐसा सब कुछ लिख दे जो मुझे भी ना पता हो, मतलब ऐसा कैसे हो गया भाई? वैसे तो साफ दिख रहा है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है, तो ऐसा हो गया, लेकिन उसको लिख के दिखा दो, बाय CPCT, बाय, या फिर CPCT से हिंदी में कह दो। अब CPCT क्या है? जो अभी मैंने बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये मैंने बताया था, अगर दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे तो उनके सारे हिस्से बराबर होंगे, सारे भाग बराबर होंगे। तो आई थिंक PA बराबर जब PB हो गया तो हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये दूरी इसके बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं अतः, लिखा जा सकता है अतः A और B P से, बिंदु P से समदूरस्थ है, समदूरस्थ यानी कि इक्विडिस्टेंट, है ना आपके पास में, अंग्रेजी में कहते हैं इक्विडिस्टेंट, आपके पास में इक्विडिस्टेंट, है ना, है। ओके फाइनल। तो ये रहा आपका बेटा एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड था। अब हम चलेंगे दूसरी कसौटी की तरफ, यानी कि दूसरी कंडीशन। हमने आपको 5 कंडीशन बताई थी कि हम कराएंगे, पिछली वीडियो से जो मेरे साथ जुड़े हैं बच्चे उनको पता होगा। तो हमने अब तक 1 पर चर्चा की है, आज 2 और पढ़ेंगे और बाकी देखेंगे कब आएंगी। तो जरा स्क्रीनशॉट लें इसको, वीडियो को, और तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जी देखिए, अब हम बात करते हैं सर्वांगक्षम सिद्ध करने की दूसरी कंडीशन की, या फिर दूसरे नियम की। तो वो नियम है आपका प्रमेय नंबर 7.1 के अंदर इस नियम की चर्चा हुई है, और नियम है ASA सर्वांगक्षमता। अब फिर कहूंगा कि ASA का जो मतलब है, A का मतलब आपको पता ही है एंगल यानी कि कोण, है ना आपके पास में। इसका मतलब होता है साइड, है ना आपके पास में, और इसका मतलब होता है एंगल, ये तो आपको पता ही है। या फिर कहें कोण भुजा कोण सर्वांगक्षमता। ये नियम होता है कि अगर ऐसा कहीं मिल जा रहा है दो त्रिभुजों के अंदर, तो हम उनको सर्वांगक्षम कह सकते हैं। और कैसी कंडीशन में कह सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। ये बात कही गई है, मतलब समझिए, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, लेकिन आसान बन जाएगा जब समझाएंगे। तो अगर मेरे पास सपोज कर लो ये वाला कोई ट्रायंगल है एंड ये कोई ट्रायंगल है, इसके 2 कोण कोई बराबर है। सपोज कर लो ये A है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, दैट इज अ PQR है। तो इस नियम के हिसाब से ये बात कही गई है कि अगर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, और बेटा ये वाला जो एंगल है ना, कोई 2 कोण ले रहे हैं, हम ऊपर वाले भी ले सकते हैं लेकिन नीचे वाले ले रहे हैं, ये कोण इसके बराबर हो जाए, और इनके अंतर्गत मतलब इनके बीच की जो भुजा है, वो ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर हो जाए, तब हम कहते हैं कि कंडीशन बनी ASA सर्वांगक्षमता की। किसकी? सर्वांगक्षमता की। बात समझ रहे हो? तो ASA सर्वांगक्षमता क्या है कि अगर दो त्रिभुजों के 2 तो कोण बराबर हो जाएं और उनके अंतर्गत मतलब उनको बीच में मिलाने वाली भुजा, ना कि ये, ध्यान रखना, ना कि ये कभी आप कहो कि इसकी ये वाली भुजा हमने ले ली और इसकी ये वाली भुजा ले ली, तो काम खराब हो जाएगा।
इसकी ये वाली भुजा ली है तो फिर यही वाली भुजी लेनी पड़ेगी, ये अगला नियम आएगा। अभी सिर्फ इसमें बात करें कि हमें कौन सी बात कर रहे हैं कि केवल जो दो कोण बनाने वाली जिस भुजा पे वो दोनों कोण बने हैं। या ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे, तो फिर भुजा कौन सी लेनी पड़ती, इसकी ये वाली भुजा, और इस कोण की बात करते तो इसकी ये वाली भुजा। ठीक है, यानी कि अगर कोण ए बराबर हो जाता है कोण पी के और कोण सी बराबर हो जाता है कोण आर के, तो जो साइड हम लेंगे बीच वाली वो ए सी लेंगे बराबर किसके, पी आर के। तब हम ये नियम कहेंगे कि ये नियम एप्लीकेबल है। फिर हम कहेंगे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ये सर्वांगसम होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अच्छा, ये प्रमेय है, इसका प्रूफ भी करना आवश्यक है, लेकिन प्रूफ इसका कराऊंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर हम चैप्टर के शुरुआत में ही थोड़ी सी ऐसी बातें करने लगे जो आपको थोड़ी मतलब आपके स्तर के हिसाब से बात कर रहा हूं, जो आपको थोड़ी सी परेशान करने की स्थिति में ला दें, तो मैं नहीं चाहता कि आप इस चैप्टर से डरना शुरू करें। ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, चैप्टर खत्म होते प्रूफ जरूर करके जाऊंगा इसका, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी होगा इस तरीके की चीजों में आपको घुसाना। अभी सिर्फ इससे जो हासिल कर सकते हो, इस रिजल्ट से जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो वो करिए, बाकी ज्यादा आप टेंशन में ना पड़े। इस प्रमेय का मतलब सिर्फ इतना है, अभी इसको ध्यान में रखें कि दो सर्वांगसम त्रिभुज प्रूव करने का ये एक नियम है। पहला नियम जैसा था ऐसे ये दूसरा नियम आ गया। तो अभी हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये और क्लियरिटी पे आ जाए। जैसे कि अच्छा, क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, एक नियम और देखते हैं, और नियम नंबर हमारे पास में उसको हम 3 नंबर डालने से, ये नियम कौन सा था, दूसरा था। अब एक नियम और है, ये तो हमारा हो ही गया है, इसको आप हटाओ, है ना। एक नियम होता है हमारे पास में जिस नियम को हम कहते हैं ए एस सर्वांग समता, इसको भी समझ लें, ये तीसरा नियम है सर्वांग समता। ठीक है बेटा, तो इस सर्वांग समता के अनुसार क्या बात होती है, वो कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि, है ना, वो कहता है कि यदि, है ना, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं यदि, ठीक है ना, यदि क्या, यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों, इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों, इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों तथा कोई एक संगत भुजा, समझ लें, कोई एक आपके पास में, है ना, और या फिर ये कह सकते हैं तथा संगत भुजा बराबर हो, संगत भुजा आपके पास में, संगत नहीं, संगत भुजा अगर आपके पास में बराबर हो, तो इस नियम को हम लोग तब हम कहते हैं इस नियम के हिसाब से कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इसको समझ लिया है, इसके जैसा ही है ये, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये तीसरा नियम मैं कह सकता हूँ, इसको दूसरा नियम कह सकते हैं, और जो पहली वीडियो पढ़ा वो पहला नियम था। तो इस नियम के अंदर क्या कहते हैं कि अगर दो त्रिभुज मेरे पास में सर्वांगसम होंगे यदि, अगर इसके दो युग्म बराबर, मान लो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, कहोगे सर ऊपर तो यही बात की थी अभी, लेकिन इसमें पेच है। ऊपर वाले में क्या कहा था कि इनके अंतर्गत जो साइड है आपके पास में ये बराबर होगी, तो नियम ऊपर वाला बन जाएगा एस ए वाला, है ना, क्योंकि साइड बीच में है, भुजा बीच में है दो एंगलों के, तो दो एंगल्स के बीच में भुजा वाला कॉन्सेप्ट ऊपर वाला था। लेकिन इस वाले के अंदर क्या है, इस वाले नियम के अंदर क्या है, इस वाले नियम के अंदर ये है कि अगर सपोज कर लो कि दो युग्म बराबर हो गए, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो अगर सपोज कर लो कि ये वाली भुजा है तो इसकी भी यही भुजा हमें लेनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो, इस शब्द का अर्थ मैंने कल भी समझाया था जब आपको चैप्टर शुरू किया था। संगत भुजा का मतलब ये है कि जब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा, क्योंकि ये कोण अगर x है तो ये भी x होगा, तो x के सामने की भुजा, x के सामने की भुजा ही ली जाएगी। या अगर हम इसको नहीं ले रहे हैं और किसी भी कंडीशन से ये बात बनती है कि ये इस कोण के सामने की भुजा ये वाली, तो फिर कौन सी भुजा लेंगे, फिर अगर सपोज कर लो इस वाले कोण को हमने कह दिया y है, तो ये भी y होगा, तो y के सामने की भुजा, इस वाले में y के सामने की भुजा ली हमने ये वाली, तो y के सामने की भुजा यही लेंगे, संगत। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल साइड।
ये दो कोई कोण रहेंगे और एक जो भुजा रहेगी वो भुजा ऐसे नहीं रहेगी, वो संगत भुजा रहेगी। कैसी रहेगी? संगत भुजा। बात समझ पा रहे हो? मतलब संगत भुजा का मतलब एक बार वो समझाता हूं, ऐसा नहीं होगा कि आपने ये दो कोण बराबर ले लिए और इसमें ये वाली भुजा इस वाली के बराबर न दिखा करके कहेगा जी मैं तो इसके बराबर दिखाऊं, तो बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब सर्वांगसम नहीं होंगे, किसी भी कंडीशन में सर्वांगसम नहीं होंगे। शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक क्लियरिटी लाने के लिए एक छोटी सी चीज और बता दूं, मैं आपको एक बार समअप कर दूं कि अगर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, मैं सिर्फ इसी की बात करूंगा। अगर ये एंगल इसके बराबर है और सपोज कर लो हम ये भुजा ले ले, ये वाला एंगल ले ले, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो भुजा फिर कौन सी लेनी है? क्योंकि हमें इस प्रॉपर्टी के अंदर एंगल साइड पढ़ना है। दो एंगल तो ले लिए, तो ये जो साइड है ये कौन सी साइड होगी? ये साइड ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो अगर ये वाली साइड ली जाएगी तो फिर इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं ले रहे हो, ये वाली साइड ले रहे हो, तो फिर इसमें ये ना लेकर के फिर ये लेनी पड़ेगी, संगत लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहोगे गुरुजी हम तो ये लेंगे, ये लेंगे, तो फिर इसमें ये लेंगे तो ये लेंगे, फिर बात ही क्या होगी? तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी, ये तो एंगल्स के बीच की साइड लेने वाला मतलब ऊपर वाली स्थिति में था। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो ये दो रूल हो गए आपके पास में, और इन दोनों रूल्स को हमें अभी अप्लाई करके आपको दिखाएंगे एक एग्जांपल के माध्यम से, क्योंकि एग्जांपल नंबर 3 है, अभी मैं आपके सामने लिखता हूं फिर सॉल्व करता हूं उसको समझा करके अच्छे से, ठीक है? चलिए जी प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 एनसीईआरटी किताब से। तो क्या कह रहा है कि रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है। मतलब ये रेखाखंड ए बी है, चित्र उसने दिया पहले से ही, वो इस सी डी के समांतर है, ठीक है। ओ और ओ रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। मतलब ये ए बी जो है रेखाखंड ए बी का नहीं होगा, ये रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु है। यानी कि इस ए डी का जो मध्य बिंदु है, ये जो ए डी है, ओ जो है इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब इसको समद्विभाजक करता है, यानी कि जो ओ ए जो लेंथ होगी, ये वाली जो लंबाई होगी, वो ओ डी के बराबर होगी। चलो इतना कंफर्म है, मतलब ये जो चीज है ये इसके बराबर है, कंफर्म है। तो हम लोगों को दो चीजें प्रूव करनी है कि जो ट्रायंगल AOB है वो सर्वांगसम होगा ट्रायंगल DOC के, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सबसे पहले ये कर लो, उसके बाद तो ये अपने आप हो ही जाएगा। ओ जो है रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, ये भी दिखाना है कि फिर ये वाला जो लाइन है BC और ये पॉइंट O है, इसको दो हिस्सों में काट करता है, तो जितना ये है उतना ये है, ये भी हमें प्रूव करना है। लेकिन अभी निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको प्रूव करना है, ये दिया नहीं है। निशान वो लगाते हैं जो दिया होता है। तो मैं सवाल को जब हल कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़े आसानी से समझ में आएगा आपको। अगर आप ध्यान से देखें, हम लोग जो ट्रायंगल है आपके पास में, ये जिसको करना है AOB, ठीक है ना, तथा जो दूसरा ट्रायंगल है जिसके हमें बारे में बात करनी है DOC में, अगर हम देखें, दोनों में हम देखें, ध्यान दे लो पहले AOB कहाँ है। AOB मीन्स ये नीचे वाला ट्रायंगल है जो नीचे लटका हुआ है, और DOC मतलब DOC ये ऊपर वाला ट्रायंगल है। अब अगर ध्यान दिया जाए मेरे भाई कि जो एंगल है, कौन से वाला एंगल बेटा, जो एंगल है आपके पास में ABO, चित्र में देखो ABO कहाँ है, ABO देखो ABO वो बराबर किसके होगा? एंगल DOC, एंगल DOC। कोई बता सकता है, किसी बच्चे को पता है ऐसा क्यों हुआ? ये वाला जो कोण होगा, इस ओ को बाहर लिख दे रहा हूं मैं, ये वाला जो कोण होगा वह इस कोण के बराबर क्यों होगा? सीधी बात है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट आप लोगों ने पढ़ा है, शीर्षाभिमुख है ना, मुख कोण होते हैं। क्लास 8-7 में बहुत अच्छे से गणित अध्ययन किया था इनका हमने, ठीक है। अब एक एंगल और बराबर होगा इसके अंदर, अगर आप ध्यान दें, ये वाला जो एंगल होगा बेटा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा या नहीं होगा? कंफर्म होगा, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों होगा, कि एंगल जो आपके पास में OAB है वो ODC के बराबर होगा, एंगल ODC के बराबर होगा। और कारण बताता हूं, क्योंकि भाई साहब ने कहा है कि रेखाखंड AB और CD समांतर हैं। समांतर का मतलब ये वाली जो लाइन है वो इसके समांतर है, और आपको पता है अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। और वही कंडीशन बन रही है कि इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लूं ताकि क्लियरिटी और आए। तो आप देख पा रहे हैं इन दो समांतर रेखाओं को, ये
सॉरी AD एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला जो एंगल है बेटा ये इसके बराबर हो जाएगा। कन्फर्म सी बात है, हो जाएगा। और इसको हम कहते थे एकांतर अंतः कोण, दो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण। तो लिख दें खाली एकांतर कोण भी आप लिख सकते हैं, एकांतर कोण भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो दो कोण बराबर हो गए। और भाई साहब ने कहा है ओ रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, इसका मतलब OA जो है दैट इज इक्वल टू OD के बराबर होगा, OD के बराबर। आप देख पा रहे हैं ना एंगल साइड। तो अगर मैं कहूं कि AAS बन गई ना, जो भी कंडीशन बताई थी, कौन सा नियम था? ये दूसरे वाला नियम AAS। सर्वांग समता से हम ये बात कर सकते हैं, सर्वांग समता से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है मेरे पास में AOB वो सर्वांगसम होगा, क्योंकि A एंगल किसके बराबर है? चेक कर लो, A एंगल किसके बराबर है? D के। ट्रायंगल DO और B जो एंगल किसके बराबर है? C के। तो C चेक कर लो ना भाई, ये इसके बराबर हो गया, ये O तो O है ही, तो कन्फर्म है, बचा ये बेचारा, ये इसके बराबर हो जाएगा। CPCT अगर आप ध्यान दें तो आपके पास में ये हो गया प्रूफ, है ना, हो गया प्रूफ। लेकिन कह रहा है कि सिद्ध करो कि O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। तो अब मैं सेकंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, अब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं। हम ये लिखेंगे, चूंकि ट्रायंगल जो AOB है वो सर्वांगसम दिखा चुका हूं ट्रायंगल DOC के, तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट ही कि जो बची हुई साइड है, ये वाली साइड होगी बराबर इसके, यानी कि जो OB होगा वो बराबर होगा OC के, है ना। और लिख दोगे CPCT से। ये CPCT बहुत बढ़िया चीज है। CPCT मतलब संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुजों के बराबर होते हैं, इसका मतलब ये है। तो जब OB बराबर OC हो गया तो कह देंगे कि OBC का मध्य बिंदु है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे अब आपके पास में थोड़ा सा सम अप करता हूं, थोड़ी सी बात आपके सामने रखता हूं। इंट्रोडक्शन हो गया खत्म इस प्रश्नावली 1.1 का, 7.1 का, सॉरी। नंबर 1, सबसे पहले हमने बात पढ़ी थी कि जो हमने रूल पढ़ा था, मैं रूल एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं आपको ताकि एक्सरसाइज में जाते हुए आपको समस्या ना हो। पहला रूल जो पढ़ा था हमने सर्वांग क्षमता सिद्ध करने का, वो नियम था SAS, है ना। और दूसरा नियम हमने पढ़ा था, कौन सा नियम पढ़ा था भैया? वो पढ़ा था ASA, यानी कि आपके पास में एंगल साइड एंगल। और तीसरा भी बताया है मैंने, एंगल साइड। अभी तक हमने ये 3 नियम पढ़े हैं, और ये 3 नियम क्या है इनकी जानकारी मैं ऐसा तो है नहीं दोबारा से दूंगा। इन तीनों नियम, 2 नियम मैंने पिछले वाली वीडियो में बता दिए, सॉरी 1 नियम पिछले वाली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन में, 2 आज बताए हैं, 1 एग्जाम्पल कराया है। तो बस इतना इसका इंट्रोडक्शन रहता है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 7.1 के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने कराएंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ हम कुछ सीख चुके हैं। ठीक है भैया, तो इतना अभी रखते हैं और अभी बढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली की तरफ।